हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दरोगा मेंस का सेट 3 और 2 सेट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। क्रूड ऑयल में क्या होता है? सल्फर होता है, जिसका अंश कुछ कम हो जाने के कारण वो क्या होता है? मधुर हो जाता है। ठीक है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से ये मधुर हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या सल्फर होता है, यहाँ दिया है सल्फर का अंश कम होने से। वहीं तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्रूड ऑयल में होता है, और क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा जब कम हो जाती है तो वो क्रूड ऑयल को मधुर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है दोस्तों वो अर्धचालक है। क्या है? सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अर्धचालक है। और कोई भी आईसी या चिप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है उसमें सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता है। साथ ही जिरकोनियम भी है दोस्तों, जर्मेनियम, वो भी अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो दोस्तों आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है वो नियंत्रित होता है किससे? तो वो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको बोला जाता है। इसी से आणविक जो कक्षा होता है उसका अभिन्यास नियंत्रित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन के जैसा पौधे में कौन सा अणु होता है? तो दोस्तों पौधे में जो होता है हीमोग्लोबिन के जैसा अणु, वो कौन होता है? तो वो होता है साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में जो होता है दोस्तों, वो होता है आपको उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है। इसका जो रेशियो होता है दोस्तों, इसमें संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड का जो अनुपात होता है ये पूछा जाता है दोस्तों, तो वो होता है 1:2, 1:2 में होता है संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड का अनुपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो करक्यूमिक जो है दोस्तों वो पृथक किया जाता है किससे? तो ये पृथक किया जाता है हल्दी से। हल्दी से किया जाता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, हल्दी कैसा होता है? पीला होता है। तो इसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका जो पीला रंग होता है दोस्तों वो होता है फिनोलिक के कारण। किसके कारण? फिनोलिक के कारण। ठीक है, फिनोलिक के कारण। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं समन। क्या बोलते हैं उसको? समन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगती है? तो पौधा जो आप लोग देखे होंगे मुरझाने लगता है, वो किसके अधिकता के कारण? तो वो मुरझाने लगता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण, दोनों में से कुछ भी रहे सेम चीज है, वाष्पीकरण। इसके कारण ही क्या होता है? पौधा मुरझाने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर जो होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे हैं। ठीक है, तेजी से घूमने वाले तारे हैं। बजाज वाला पल्सर भी याद रख सकते हैं, काफ़ी तेज चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं। अब पूछ रहा है इसमें कौन ऑक्सीकारक है? तो इसमें जो ऑक्सीकारक है दोस्तों वो हो जाएगा Fe2O3, क्योंकि Fe2O3 से Fe में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। वहीं एल्युमिनियम जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा अबकारक। ठीक है, अबकारक हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। हानि होगा तो ऑक्सीकारक और गेन होगा तो अबकारक। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है?
तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पे जो है दोस्तों वो होता है जिला परिषद। तो आप लोग भी अभी अभी पंचायत चुनाव हुआ है तो उसमें देखे होंगे, तो सबसे वाइड लेवल पे होता है वो क्या होता है, जिला परिषद होता है शीर्ष पे, ठीक है। और ये पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पादेन अध्यक्ष होता है दोस्तों वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और इस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की गति, तो चाल पूछ रहा है, गति या चाल। तो चाल जो होता है क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो इसमें देखिए दूरी जो होगा ना, प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जो है 500 फीट वो, और 700 फीट की प्लेटफॉर्म, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो दूरी हो जाएगा। तो 700 और 500 दोनों क्या हो जाएगा, 1200। और टाइम क्या है हमारे पास, 10 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 120 फीट में दिया हुआ है तो 120 फीट, ठीक है, 120 फीट पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि। तो संविधान के अनुसार लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उसको जो हटाया जा सकता है दोस्तों, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। जो भी सदन होता है, सदन जो कि लोकसभा में ही होता है, लोकसभा का स्पीकर, तो लोकसभा में अगर बहुमत से पास हो जाए उसके हटाने का प्रस्ताव तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध टेम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट्स किसने लिखा है? तो ये जो लिखा है दोस्तों, ये जो लिखा है एबेसियस ने लिखा है। कौन लिखा है? एबेसियस ने लिखा है, ठीक है। और कब लिखा था? तो ये लिखा था 1789 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है? तो दोस्तों संसदीय स्वरूप जो लिया गया है वो लिया गया है यूके से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। अर्धवृत्ताकार खिड़की है दोस्तों, तो अर्धवृत्ताकार इस तरीके से होगा, व्यास दिया हुआ है 63, ये हमारा 63 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 63/2 हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है जिसको आप यूज करेंगे। तो ये पूछ रहा है क्या, परिमाप पूछ रहा है ना, तो परिमाप ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो सर्किल का परिमाप होता है 2πr, तो यहाँ आधा सर्किल है तो इतना का जो लंबाई हो जाएगा πr, और प्लस में ये क्या है 2r, d बराबर 2r होता है तो 2r। तो दोनों यहाँ पे r का वैल्यू 63/2 और पाई का वैल्यू डालेंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 162 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो एक धर्मनिरपेक्ष जो कि सेकुलर देश का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पे उनका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है, राज स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तब उसको क्या बोलते हैं, सेकुलर स्टेट। हमारा जो देश है इंडिया वो भी सेकुलर स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्णित समाजवाद का आदर्श है। तो प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का जो आदर्श है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। क्या रखता है? प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। अभी आप लोग बताए थे, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, मैथ से दिया हुआ है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा y-101। औसत का सवाल है, आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, दिया हुआ है 20 प्रक्षेप x1 से x2 का औसत दिया हुआ है y, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका 20y निकल जाएगा, क्या ऐड कर लेंगे, वो दोनों सम हो जाएगा क्योंकि सम बट्टे ये होता है
फिर इसको इसमें पुट करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका डिटेल हम पीडीएफ में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैथ सॉल्यूशन करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है भारत के भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है दोस्तों? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार पूछे कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य सरकार के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है, यह लागू होती है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और ये जो लागू होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों कल्याण राज्य की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है, वो की गई है राजनीति नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे दोस्तों, वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं एक जगह बता देता हूँ। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में है। तो पूछेगा कौन में है, तो कौन से भाग में है? तो 4 क भाग में है। ठीक है, वहीं इसकी बात करें तो ये 1976 ईस्वी में लाया गया था, और किस कमेटी के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था। और किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो इसका जो आर्टिकल है मौलिक कर्तव्य का, वो है 51 क। ठीक है, और इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से देख लेंगे, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो दोस्तों सोने का जो सिक्का शुरू हुआ था, तो शुरू पूछ रहा है, तो शुरू जो हुआ था दोस्तों ग्रीक के काल में, या हिंद यूनानी या ग्रीक, दोनों ऑप्शन में दे सकता है, तो दोनों सही है। हिंद इसके काल में शुरू हुआ था। लेकिन वहीं अगर बोले कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसके काल में चला था, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चला था वो कुषाण के काल में चला था। और सबसे शुद्ध पूछे तो वो हो जाएगा गुप्तों के काल में। गुप्त के काल में शुद्ध सोने का सिक्का चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो दोस्तों जैन धर्म के जो असली संस्थापक माने जाते हैं वो वर्धमान महावीर को माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो उसका जो प्रतीक चिन्ह, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये इस प्रतीक चिन्ह है दोस्तों सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, विमान शैली क्या है? मंदिर निर्माण की कला है। और इसका जो प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो प्रचलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। और कौन सा मंदिर है जो विमान शैली में बना है? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, याद रखेंगे, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो विमान शैली में बनी है। और इसको बनाया गया था राजराज चोल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या अभी बताएं दोस्तों। 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24वें तीर्थंकर जो थे वर्धमान महावीर था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों वो प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? तो वो जो प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। एक और इसमें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों शिक्षा का जो माध्यम था वो था पाली भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज स्थापित किया? तो दोस्तों सिखों में एकता लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रंजीत सिंह को दिया जाता है। रंजीत सिंह जो थे दोस्तों सुकरचकिया मिसल के थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था कब? रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। वहीं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1839 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो धार्मिक राजधानी था वो अमृतसर था, और राजनीतिक राजधानी जो था दोस्तों वो लाहौर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित था? तो इक्ता प्रथा जो चालू किया था दोस्तों वो किया था इल्तुतमिश, और दिल्ली सल्तनत का था इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत के समय इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था इक्ता प्रथा। अगला क्वेश्चन है संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली थी? तो दोस्तों संभाजी के बाद जो मराठा राज का बागडोर संभाला गया था वो संभाला गया था किसके द्वारा? तो राजा राम के द्वारा। ठीक है, राजा राम की जब मृत्यु हो जाती है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी होती है ताराबाई। ताराबाई उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। वहीं बालाजी विश्वनाथ जो है दोस्तों इसके काल में पेशवा का संस्थापक माना जाता है। ये पेशवा का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और राजा राम का जो अभिषेक हुआ था दोस्तों वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका जो राज अभिषेक हुआ था? रायगढ़। रायगढ़ जो था शिवाजी का भी राजधानी हुआ करता था, मराठों का राजधानी है। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? दोस्तों सबसे पहले जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। और पूछे कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। और पहली ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने चली थी। और इसको किस कंपनी ने बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहली जो रेल लाइन चली थी उसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था दोस्तों ग्रेट पेनिसुलर रेलवे। ग्रेट पेनिसुलर रेलवे नाम से एक कंपनी थी, उसने पहली ट्रेन चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसी उद्घोषणा की? इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में उद्घोषणा किया था किसका? तो ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। ब्रिटेन का भारत छोड़ने का जो निर्णय का उद्घोषणा किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था 20 फरवरी 1947 ईस्वी में किया गया था। एटली का संबंध जो है दोस्तों लेबर पार्टी से था, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किस में निम्न में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में जो गहरी रुचि ली थी वो लिया था कौन? तो लॉर्ड रिपन ने लिया था। इसको भारत का लोकप्रिय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले सूफी संत जो थे दोस्तों वो थे इमाम ताह फकीह। इमाम ताह फकीह जो थे दोस्तों बिहार के सबसे पहले सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना किया गया था आज़ाद हिंद फौज का। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? तो इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था 1969 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्तमान में पटना कॉलेज, बिहार में जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो है वो डच फैक्ट्री थी। तो पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वो क्या था? डच फैक्ट्री। वहीं पूछ रहा है वर्तमान में जो गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वो क्या था? तो गुलजार बाग में स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों वो एक अंग्रेजी फैक्ट्री थी। ठीक है, और बिहार में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री लगाई गई थी। पहली डच फैक्ट्री पूछे बिहार में कब लगा था? तो 1632 ईस्वी में लगा गया था। वहीं पे जो गुलजार बाग है दोस्तों इसको जो बसाया था वो गुलजार अली के द्वारा बसाया गया था। गुलजार अली जो था दोस्तों मीर कासिम का भाई था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का भूपरपट्टी में सर्वाधिक बाहुल है? तो भूपरपट्टी में जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा धातु है? तो वो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की जो निम्नतम परत है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों सबसे निम्नतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। ये जो हमारा वायुमंडल है इससे सबसे पहला परत जो आएगा ऊपर में वो आता है क्षोभमंडल। ठीक है, पहला वाला क्षोभमंडल। दूसरा जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरा है समताप मंडल। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उसके जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा मध्यमंडल। 3 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा मध्यमंडल।
मध्यमंडल, ठीक है। वहीं अगर चौथा मंडल इसके ऊपर जाएंगे मध्यमंडल के ऊपर तो आ जाएगा आयन मंडल, और सबसे ऊपर हो जाएगा कौन, तो बहिर्मंडल, ठीक है। सबसे बाहर कौन हो गया, बहिर्मंडल। तो इसको याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। दोस्तों रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, तो रेगिस्तान में जो होता है वो कम आर्द्रता होता है, जिसके कारण बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोल ड्रम इनसे संबंधित है। तो डोल ड्रम जो है दोस्तों इनसे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। दोस्तों यूरोप का कॉकपिट जो कहा जाता है वो बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है। बेल्जियम को क्या कहा जाता है, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लुफ्थांसा क्या है। तो लुफ्थांसा जो है दोस्तों जर्मन वायु मार्ग जो है उसको लुफ्थांसा बोलते हैं, ठीक है। जर्मन वायु मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है। तो दोस्तों नोटर डेम का गिरजाघर जो अवस्थित है वो कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों पेरिस में, ठीक है। ये कहाँ पे है, पेरिस में है। ये गोथिक स्थापत्य कला के लिए विश्व विख्यात है। दोस्तों नोटर डेम जो है ये गोथिक स्थापत्य कला के लिए विश्व विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी जो है दोस्तों वो कहाँ कहाँ बहती है, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है दोस्तों महाराष्ट्र से लेके इधर कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विस्तार है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए दो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा। गोदावरी नदी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है। दोस्तों भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है, और उसको क्या बोला जाता है, तो कंचनजंगा बोला जाता है। वहीं पे केटू जो है वो पाकिस्तान में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। एक्चुअली इंडिया उसको अपना भाग मानती है और पाकिस्तान में तो है ही अभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन है। तो बिहार की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी पहाड़ी है वो कौन है, तो वो हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होता है। तो ये हो गया पश्चिमी मानसून तट पे जो होता है दोस्तों वर्षा, वो होता है किससे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और ये कब आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक में आता है, और ये पश्चिमी घाट पे इससे बारिश होता है, ठीक है। और यहीं से प्रवेश करता है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा भी दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। और पूछे किस राज्य में प्रवेश करती है, तो केरल में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है। दोस्तों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है, तो वो महाबलेश्वर के नज़दीक है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों कृष्णा नदी के वो है 1290 मीटर। वहीं पे इसकी दो सहायक नदी जो बहुत बार बार पूछा जाता है, भीमा और तुंगभद्रा। भीमा और तुंगभद्रा जो है किसकी सहायक नदी है, वो जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा क्या है। तो महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों वो कौन सी मृदा या मिट्टी है, तो वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी आप लोग जानते हैं कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए काली मिट्टी, एक और क्वेश्चन इससे पूछेगा कि काली मिट्टी काली क्यों होती है, तो उसमें टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है जिसके कारण ये काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तो 2.86%, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर बिहार के क्षेत्रफल का, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163
किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो महानंदा नदी जो है दोस्तों गंगा में मिलती है कहाँ पे? तो कटिहार में मिलती है। और किस क्षेत्र में, किधर से मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलती है, ठीक है। और ये नदी जो है दोस्तों पूर्णिया और कटिहार में बहती है बिहार में। अगला क्वेश्चन मैथ से है। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है। अब देखिए 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि होता है, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए हानि हो रहा है मतलब खरीदेगा ज़्यादा में और बेचेगा कम में, तो हानि होगा। तो देखिए 960 से ज़्यादा विक्रय मूल्य क्या है? 960 है, तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए 960 से, और 960 से ज़्यादा बस एक ही है। तो आप यहाँ इस तरीके से भी डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं इसका, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या के 90% है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी? तो देखिए मान लीजिए अगर 100 पुरुष है, 100 पुरुष है तो महिला कितनी हो जाएगी? 90। तो पूछ रहा है प्रतिशत किसका पूछ रहा है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत है? तो पुरुष की संख्या कितना है? 100 किसके कंपेरिजन में निकालना है? तो महिला के प्रति कंपेरिजन में, और इसको 100 से गुना कर दिए तो यही जो आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट जाएगा 111% आ जाएगा। तो पुरुष की संख्या महिला की तुलना में कितना है? तो 111% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो इस CI का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? P/1 + R/100, और इसमें -1 कर लेंगे तो CI निकल जाएगा, ठीक है। इसको इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे। P हमारा ये हुआ, टाइम यहाँ पे टाइम होगा, टाइम 2 वर्ष है, और रेट कितना है? तो अगर आप लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 996, तो 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का लौसत दिया हुआ है। तो लौसत दिया हुआ है 520 और उसका महत्तम समानुपात 4 दिया हुआ है, मतलब मौसौ 4 दिया हुआ है। एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है लौसौ गुने मौसौ, लौसौ मतलब लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम मौसौ इजकल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मैथ सॉल्व करने में, लेकिन इसका हम PDF डाल देंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो इसमें देखिए लॉस हमारे पास 520 दिया हुआ है, मौसम 4 दिया हुआ है, पहली संख्या 52 है, दूसरी संख्या x मान लीजिए। इसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो दोस्तों दूसरी संख्या x जो है वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपको 40 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए रूट में दिया है, रूट 64 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो रूट 64 हो जाएगा 8, और 36 है तो 36 क्या हो जाएगा? रूट 36 हो जाएगा 6, दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि किसी यदि ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है D एक ऐसा बिंदु है BC पर है जिसमें AD जो है लंब है BC पे, ठीक है, BC पे। तो पूछ रहा है निम्न में से क्या सही है? तो दोस्तों इसमें जो होता है इसका अनुपात अपन इसका अनुपात, या इसका अनुपात जो होता है ये लंब जो है इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको C नंबर, AB बट्टे में BD। तो AB बट्टे में BD जो हो जाएगा, AB बट्टे में BD हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ से है। मैथ का क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं, इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, ऐसे लंबा हो जाता है। इसका हो जाएगा 12 दिन, ठीक है। इसको देख लीजिएगा 1/21 बटा 1/28, 1/12 आएगा, तो यही हो जाएगा दोस्तों दोनों मिलके। एक दिन में कितना करेगा तो वही देखना है। अनाज को भंडार 21 दिनों में चलाता है, तो एक दिन में 1/21 चलाएगा। सेम B एक दिन में 128 चलेगा। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को साथ करें तो 1/12 आएगा, तो यही दोनों को मिलके जब दे दिया जाए तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत शासन आरोपित करता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यों में निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा दिया हुआ है 15 और 22, तो पूछ रहा है उस त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या हो सकता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो दो भुजा बराबर हो गए, तो एक बार आप 15 मान लेंगे कि 15 वाला भुजा जो है वो बराबर है, तो 15 15 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, 15 दूनी 30, तीनों भुजा का योग होता है परिमाप त्रिभुज में, तो 15 दूनी 30 और 22 कितना हो जाएगा 52, तो एक तो 52 हो गया। अब एक बार मान लीजिए कि 22 वाली भुजा जो है वो समद्विबाहु वाला भुजा बराबर वाली भुजा है, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है, तो वो किया गया है आपको मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोबारा आया गया है, ये लिया गया है आपको कहाँ से, मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से मैथ का है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 450 होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग भी टेलीग्राम चैनल का लिंक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो केपी सक्सेस जोन टेलीग्राम पे, इसी नाम से चैनल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 4:5। देखिए यहाँ पे इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, गति का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:4 होता है, और पूछ क्या रहा है समय का अनुपात। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी इजकल टू चाल बट्टे में समय होता है कि नहीं, चाल गुने समय होता है। ठीक है, तो देखिए तो चाल और समय एक दूसरे का क्या है, व्युत अनुपाती होता है एक दूसरे का। तो अगर गति का अनुपात दिया हुआ है और समय का अनुपात पूछे तो इसको उलट दीजिए, तो उल्टा जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि चाल और समय क्या है, एक दूसरे का व्युत अनुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो दोस्तों अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, जो कि आर्टिकल 32 में है, उसको संविधान का आत्मा बताया था, हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन औसत का है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 62। बोल रहा है 27 संख्याओं का औसत कितना है 60, तो 27 संख्या का योग निकाल लेंगे तो योग क्या हो जाएगा, औसत हमारा पहले तो देखिए औसत क्या होता है, औसत क्या होता है जितना भी संख्या उसका योग। ठीक है, योग और बट्टे में संख्या, तो योग बट्टे में संख्या हो जाएगा। तो योग हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो औसत क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ औसत हम क्या ले लेंगे 60, तो 60 बराबर योग बट्टे संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो संख्या का कितना, संख्या है दोस्तों 27, तो हमको क्या निकल जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा संख्याओं का। अब पूछ रहा है 28 के बजाय 82 लेंगे, तो 82 लेंगे तो योग कितना बढ़ जाएगा, पहले 28 था अब 82 ले लेंगे, तो दोनों में से जो घटाएंगे वो इसमें ऐड कर देंगे, जो योग आएगा उसमें या ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 60 गुने 27 अब प्लस जो हमको 82 में से 88 आएगा 28 आएगा वो जोड़ देंगे, और बट्टा में अगर हम फिर से 27 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा 62। हम इसका पीडीएफ डाल देंगे सॉल्यूशन का, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा उसको डिस्कस करने लगे तो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसको भी देख लीजिए, इसका आंसर होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की शाखा जो उभयचरों की अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान की शाखा जो उभयचरों से अध्ययन से संबंधित है वो क्या है, तो वो है दोस्तों सरीसृप विज्ञान, हर्पेंटोलॉजी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हर्पेंटोलॉजी। वीडियो लंबा। अगला क्वेश्चन है, डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाली कोशिका उत्तकों अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है दोस्तों उत्तक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है, तो इसमें देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो पीके होगा। देखिए एक इसमें जो भी है ना एक दूसरे के अपोजिट वाला है, विपरीत जो कहेंगे वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है दोस्तों। इसका जो ट्रिक है इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो +3 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे +3 होगा, तो यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो +3 करेंगे, जो 24 3 27, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। यहीं पे ये देखिए अलग टर्म चल रहा है, ये ऊपर जो चल रहा है ये चल रहा है आपको 22 -2, यहाँ भी -2 का, इधर -2 चलेगा, तो हमको तो ये वाला चाहिए। 27 हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, कौन सा व्यवस्थित है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आए तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख लेना है। तो देखिए सब एम से शुरू है, फिर उसके बाद MA वाला होगा, यहाँ भी MA है। अब देखिए N पहले आएगा कि T पहले आएगा, तो N पहले आएगा तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 1 वाला मान लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। तो विल्सन रोग का जो लक्षण नहीं है दोस्तों वो कौन सा है, तो रतौंधी जो है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। वहीं बोलने, निगलने, शारीरिक समन्वय की समस्या जो है वो विल्सन रोग से संबंधित है। वहीं अनियंत्रित गतिविधियां, मांसपेशियों में जो अकड़न आ जाता है ये भी विल्सन रोग का लक्षण है। और पैरों या पेट में फ्लूइड बनना ये भी क्या है, विल्सन रोग का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। तो क्या परिवर्तन लाती है दोस्तों, इसमें पाचन तंत्र में परिवर्तन आता है बेरिएट्रिक सर्जरी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका भी आप PDF में देख लीजिएगा, डाल देंगे टेलीग्राम पे। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश की कमी से रिकेटस का रोग हो जाता है। दोस्तों रिकेटस का जो रोग हो जाता है वो किससे कमी से होता है, तो विटामिन D के कमी से हो जाता है। ठीक है। विटामिन A से रतौंधी, विटामिन C से स्कर्वी, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जिसको CO बोलते हैं, सूत्र है इसका, वो क्या करती है, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, राजू निर्मला ने शादी की पहली वर्षगांठ, ये देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है। तो जितना भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसको PDF बना के डाल देंगे, और यहाँ हम लोग GK का क्वेश्चन देखेंगे, और जो शॉर्ट में बनने वाला है उसको हम डिस्कस करते चल ही रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का अंत में किस वर्ष पराजय हुआ था। तो वाटरलू युद्ध जो है दोस्तों ये 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें नेपोलियन पराजित हो गया था। ठीक है। नेपोलियन जो था दोस्तों फ्रांसीसी सेना का नेता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सुधा अधिसुधा, इस तरीके क्वेश्चन तब भी रहे तो आप पढ़ना इस तरीके से, अधिसुधा प्रिया के पिता, तो सुधा के बाद स्टॉप हो जाइए, आप शुरू कीजिए यहाँ से। तो प्रिया के पिता, तो प्रिया ले ली, ये प्रिया हो गई, तो प्रिया के पिता, प्रिया के पिता, तो पिता है, प्रिया के पिता के पिता, तो इसके भी पिता बना दो, बॉक्स ले रहे हैं हम लोग मेल के लिए। के बेटे की पुत्री, तो बेटे की पुत्री है, तो पुत्री कौन है, तो पुत्री कौन है, पुत्री हो जाएगी सुधा। तो अब क्वेश्चन पूछ रही है कि इसके दादा का कोई और पुत्र नहीं है, मतलब और कोई पोता नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कूट भाषा है, लूज के जगह पे 135 दिया है, तो गेन इतना दिया हुआ है, तो 8461 अंक किस शब्द को निरूपित, देखिए तो 8 जो है किसके लिए है, N के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला 8 हो जाएगा। अब 4 देखिए किसके लिए है, तो 4 देखिए A के लिए है, तो ये A हो जाएगा। देखिए मिला क्या, N नेल्स हो गया क्या, 2 मिला, ये मैं आंसर मार के आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वो जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये जो बोला गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा बोला गया था, ये R हेल्स के द्वारा बोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है। तो ये सभी त्यौहार जो है दोस्तों, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, ये सभी जो है दोस्तों फसल कटने से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, सभी फसल कटने से संबंधित त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन है। तो दोस्तों यहूदियों की जो धार्मिक पुस्तक है वो है मूसा संहिता। उसको क्या बोलते हैं, मूसा संहिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। उत्तर और दक्षिण के कोणीय दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक तारा जो है वो कौन है? तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में कब होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में 21 जून को हुआ था, ठीक है। ये पिछला एग्जाम में पूछा गया होगा, इसलिए 2019 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दिया हुआ है तो इसको आप AQ प्लस BQ के फॉर्मूले पे तोड़ लेंगे और a प्लस 1/a=5 को पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 110 आएगा। एक तरीके और है कि इसका भी होल क्यू कर लेंगे तो आपको ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैथ से दिया हुआ है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसका PDF डाल दिया जाएगा सॉल्यूशन का, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इसमें स्टार के स्थान पर रखने आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो? तो पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए कोई भी संख्या 4 से विभाज्य तब होगा, इसको देखने के लिए आप उसके जो दो डिजिट है लास्ट के उसको देखिए कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम 8 रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 रखेंगे तो 94, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर 8 रखें दूसरी बड़ी संख्या तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 84 हो जाएगा ना, 21, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1। वैसे 0 रखने पे भी हो रहा है और 2 रखने पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जिसको रखने से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वर्क क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वर्क जो है दोस्तों वो क्या दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है आपको, वो दर्शाता है किसी वस्तु के आय वितरण, ठीक है, आय वितरण को दर्शाता है। क्या दिखाता है? आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन है? तो पृथ्वी की जो सबसे बड़ी ज्वालामुखी है दोस्तों वो है तामू मासिफ। तामू मासिफ जो है पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है और ये जापान के नज़दीक है। कहाँ पे है? जापान के निकट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? तो इस स्थिति को जो बोला जाता है दोस्तों एकाधिकार बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु के मदुरई में है, जो कि शिव को समर्पित करके बनाया गया है। इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों 6ठी शताब्दी में हुआ था, 6ठी शताब्दी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरडा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कोरडा रामना जो है दोस्तों वो संबंधित है किस खेल से? वो है भारोत्तोलन से संबंधित है और इसको वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक मिला था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य से। तो मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरीके से आज का सेट हमारा 100 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल हम फिर सेट 4 लेके आप लोग के सामने आएंगे और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए और साथ में जो भी मैथ का क्वेश्चन जो लंबा क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन से जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।